वो आता है फिजिकल स्टेट या एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, फिजिकल या एलिमेंटल स्टेट क्या है भाई? तो फिजिकल और एलिमेंटल स्टेट की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है ये डायाटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, डायाटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 8 रूम टेम्परेचर, 8 रूम टेम्परेचर। और हम सबको पता है कि रूम टेम्परेचर पे O2 का मॉलिक्यूल क्या है भाई? गैस है। ठीक है, O2 का मॉलिक्यूल क्या है भाई? तो ये गैस है। ठीक है, तो डायाटॉमिक मॉलिक्यूल है रूम टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों है भाई? तो क्योंकि इसका साइज जो है बहुत स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल साइज है एंड हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिव है। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, जिसकी वजह से ये इफेक्टिव क्या बनाता है? पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इफेक्टिव पी पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन जो है, आपको पता है कि उसका एक जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है यार? पी पाई बॉन्ड होता है। तो इसलिए ये डायाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के अलावा ये रूम टेम्परेचर पे गैस है। लेकिन अगर मैं अदर एलिमेंट्स की बात करूं, अगर मैं सल्फर की बात करूं, सेलेनियम की बात करूं, टेल्यूरियम की बात करूं, तो इनका साइज जो है, ठीक है, वो लार्ज है। ठीक है, लार्ज साइज है एंड लेस इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी है, जिसकी वजह से दे डू नॉट फॉर्म दे डू नॉट फॉर्म ठीक है, इफेक्टिव दे डू नॉट फॉर्म इफेक्टिव क्या जी? पी पाई बॉन्ड्स। तो जब ऐसा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है? कि ये आपके डायाटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे देयरफॉर दे डज नॉट एग्जिस्ट इन द डायाटॉमिक फॉर्म। ये डायाटॉमिक फॉर्म में बेटा एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फिर ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे भाई? तो ये एग्जिस्ट करेंगे तुम्हारा, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में। ठीक, तो क्या हो गया? स्क्रीन में क्यों नहीं आ रहा है लिखा हुआ? ये हाँ, ये किसमें एग्जिस्ट करेगा बेटा? ये एग्जिस्ट करेगा तुम्हारा ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। यानी सल्फर जो है, सेलेनियम जो है, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? ये S8 Se8, फिर ये Te8, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब तुम सल्फर का एक स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे एलोट्रोप ऑफ सल्फर में, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह का एक सल्फर का तुम स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, कितना हो गया? 3 3 6। उसके बाद यहाँ एक सल्फर, ठीक है, यहाँ एक सल्फर। इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है। कितना हो गया? 3 2 5, एक ज्यादा हो गया ना सल्फर, एक सल्फर कम करना, 8 सल्फर कम करना। ठीक है, एक मिनट को। हाँ, तो ये जो है इस तरह से क्राउन शेप्ड में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ S8 है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ S8 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम क्राउन शेप बोलते हैं, और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एलोट्रोप डिस्कस करेंगे। तो ये क्राउन शेप है। तो जितने भी हैं, ये सल्फर 8 हो गया, S8 हो गया, Se8 हो गया, या फिर Te8 हो गया, जाहिर सा बात है कि इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है तो इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा। मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, और जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे क्या ये गैस या लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, एग्जिस्ट एज, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एग्जिस्ट एज क्रिस्टलाइन सॉलिड एट क्या बेटा? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये कैसे एग्जिस्ट करेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, कारण समझ में आ गया क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज इनका साइज बहुत बड़ा है। इनका साइज बहुत बड़ा होने के कारण ये इफेक्टिव पी पाई मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकते हैं, जिसकी वजह से डायाटॉमिक ऑक्सीजन की तरह नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं। और चूंकि ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होने के कारण इनका वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये आपका लिक्विड या गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते रूम टेम्परेचर पे। तो ये हो गया फिजिकल स्टेट और एलिमेंटल स्टेट की बात। और एक और चीज होता है, ठीक है, ये हो जाएगा कैटिनेशन टेंडेंसी क्या शो करेंगे ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी कैटिनेशन टेंडेंसी जो है, कैटिनेशन टेंडेंसी जो है
ये डिपेंड करेगा क्या, ये डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ जो भी एलिमेंट तुम देख रहे हो, ई, ठीक है, ई मतलब एलिमेंट, ठीक है, ओ है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी ऑफ ई बॉन्ड, ठीक है, ई सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी, यही एक सवाल बनता है, हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी किसका है, ठीक है। तो जैसे ग्रुप 15 में फास्फोरस का था, तो हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी जो है इन ग्रुप 16 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी विजेता जो होगा वो सल्फर होगा, ठीक है। और ऑर्डर जो यह है वो याद रखना कि सल्फर, देन आपका आ जाएगा सेलेनियम, सेलेनियम के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आ जाएगा आपका टेल्यूरियम। तो ये होगा आपका कैटिनेशन ऑर्डर। लेकिन ये ऑर्डर बहुत चांसेस कम रहता है पूछने का, ज्यादा चांसेस रहेगा तुमसे हाईएस्ट और लोएस्ट पूछ ले, ठीक है, कि हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी किसका है। तो हाईएस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी जो है वो सल्फर का, यही ज्यादा प्रोबेबल पूछता है। और लोवेस्ट अगर पूछा, लोवेस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी, तो वो भी हम लोग बता देंगे कि लोवेस्ट कैटिनेशन टेंडेंसी जो है वो टेल्यूरियम का है। तो यहां भी वही लॉजिक हम लोग लगा देंगे कि लोवेस्ट ऑक्सीजन का उतना ज्यादा क्यों नहीं हो पाया, तो वही इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी है, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो है किसका, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, वो किससे कम हो जा रहा है, सल्फर सल्फर के बॉन्ड एनर्जी से कम हो जा रहा है, ठीक है। रीजन क्या दोगे यहाँ पे, रीजन क्या दोगे, वही वही बात, ठीक है, कि यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज वेरी हाई, इज वेरी हाई between unshared pair of electrons, between unshared pair of electrons। वही लॉजिक जो हमने ग्रुप 15 में लगाया था, वही लॉजिक यहां पे भी लगाएंगे कि ऑक्सीजन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी इतना कम क्यों हो गया। तो यहां पे वही लॉजिक लगा देना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज वेरी हाई बिटवीन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ क्या जी, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। ठीक है। और लास्ट इसमें कैटिनेशन टेंडेंसी के बाद, कैटिनेशन टेंडेंसी के बाद एक और चीज आ जाता है एलोट्रोपी, ठीक है, एलोट्रोपी। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स, इसमें एक लाइन लिख के आगे बढ़ जाना है बस, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्स एलोट्रोप्स, फॉर्म्स एलोट्रोप्स, ठीक है, फॉर्म्स एलोट्रोप्स। इनका मल्टीपल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल है। जैसे अगर मैं मान लो एग्जांपल के रूप में बात करूं, एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करता हूं, तो ऑक्सीजन की जब बात करेंगे तो ऑक्सीजन का दो एलोट्रोप आपको मिलेगा, एक O2 मिल जाएगा, एक ओजोन मिल जाएगा। फिर अगर मान लो सल्फर की बात इसी तरह से करते हैं, तो सल्फर का भी अगर हम लोग बात करें तो आपको मोनोक्लिनिक सल्फर देखने को मिलेगा, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, आपको मोनोक्लिनिक सल्फर देखने को मिलेगा। आपको रोम्बोहेड्रल, आपको रोम्बोहेड्रल सल्फर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एलोट्रोपी का फिनोमिना भी जो है वो शो करते हैं ऑल दी एलिमेंट्स। ये नहीं कि सिर्फ आपको पढ़ना ऑक्सीजन सल्फर ही है, बट सिलेनियम भी एलोट्रोप बनाता है और टेल्यूरियम भी जो है वो एलोट्रोप बनाता है। और एक इंफॉर्मेशन इसमें ले सकते हैं कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे, तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका जो नंबर ऑफ एलोट्रोप्स है वो घटते चला जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ द एलोट्रोप जो है वो घटता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से नोट कर लो, कहां से नोट करना था, फिजिकल एलिमेंट, यही था ना जी? यस सर। हाँ, इसको फटाफट नोट करूंगा। तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो है, ये अगर हम इनकी बात करते हैं तो दे आर नॉन मेटल्स, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं। फिर अगर हम सेलेनियम और टेल्यूरियम की बात करते हैं तो दे आर मेटेलॉइड, ठीक है, दे आर मेटेलॉइड। और अगर इंक्रीज मैं होगा, बात, क्या बोल रहा है, increases down the इंक्रीज group. डाउन। अरे सॉरी सॉरी, मैं गलती से डिक्रीज लिख दिया, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है सर, थैंक यू। और पोलोनियम की अगर मैं बात करूं तो पोलोनियम जो है ये मेटल है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप नीचे बढ़ेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग और ये पढ़ेंगे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16, जल्दी नोट करो, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। तो ये भी मिलता जुलता टॉपिक है ग्रुप 15 से ही।
चलो जल्दी फटाफट। चलो हो गया डन। Yes. चलिए लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे होंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे यार केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हाइड्राइड। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, तो हाइड्राइड का सबसे पहले टाइप जो है वो आपको मालूम होना चाहिए, वो टाइप होगा EH2 टाइप का हाइड्राइड ये बनाएगा, EH2 टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वाटर, H2S, H2Se, H2Te। ठीक है, इनका शेप अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ EH2 दैट इज वेरी सिंपल sp3। एंड अगर शेप की बात कर लेते हैं हम लोग, तो शेप जो होगा इनका वो हो जाएगा बेंट शेप। ठीक है, शेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंट शेप, जैसे वाटर है इस तरह से इसका बेंट शेप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब इसका बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ये है। ठीक है, बेंट शेप इसका ये हो जाएगा, शेप हो जाएगा। तो अब यहाँ पे भी अगर हम बात करेंगे तो सारा चीज यहाँ पे आएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में मैंने ये ऑलरेडी शायद तुम लोग को बता दिया था कि सबसे ज्यादा H2O का होगा, फिर यार तुम्हारा H2Te का होगा, फिर यार तुम्हारा H2Se का होगा, और फिर यार तुम्हारा H2S का होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर भी अगेन तुम लोग का सबसे ज्यादा H2O का होगा, फिर H2Te का होगा, फिर H2Se का होगा, और फिर H2S का होगा। ठीक है, ये क्यों होता है भाई तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रीजन है बस आप एक ही चीज लिख दीजिएगा जो आप लोगों को मालूम है। ठीक है, क्या रीजन लिख दोगे आप? इंट्रामोलिकुलर इंट्रा नहीं इंटर। ठीक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूलरली दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सिंपल ऑर्डर है, खाली H2O को ज्यादा कर दीजिए, उसके बाद जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, जैसे H2Te का सबसे ज्यादा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज्यादा है। फिर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर के बाद अगला जो प्रॉपर्टी आता है वो आता है बॉन्ड एंगल का। ठीक है, वो आता है क्या यार, बॉन्ड एंगल का। तो नंबरिंग देखते देते हुए लिखना, ठीक है ना। ये आ जाएगा तुम्हारा बॉन्ड एंगल का, जैसे ये पहला हो गया तो ये दूसरा। बॉन्ड एंगल में क्या है भाई, तो वैसा ही है जैसा कि हम लोग पहले बात किए थे, यहाँ भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आटम। ठीक है, कब, व्हेन ऑल सराउंडिंग एटम्स आर, व्हेन ऑल सराउंडिंग, व्हेन ऑल सराउंडिंग एटम्स, व्हेन ऑल सराउंडिंग एटम्स आर से। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल आप ही लोग बताओ कि किसका हो जाएगा, जल्दी से क्विक। इतना टाइम नहीं है भाई। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाटर का, वाटर के बाद हो जाएगा फिर H2S का, H2S के बाद हो जाएगा H2Te का, H2Te के सॉरी H2Se का, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पे हो जाएगा H2Se का, एंड देन हो जाएगा H2Te का। ठीक है, रीजन कोई पूछेगा यही रीजन चिपका देना कि बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल आटम। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल आटम। कब ये लॉजिक लगाना, जब तुम्हारा ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर, व्हेन ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर सेम, जब यहाँ पे सारा सराउंडिंग एटम्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सेम हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर भी सिंपल है। डाइपोल मोमेंट भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट कौन शो करेगा, H2O, देन आपका H2S, देन आपका H2Se, देन आपका H2Te। ये सब पूछ सकता है, कौन सा ऑर्डर तुमसे जेई मेंस में पूछ ले भैया, ये जेई मेंस वाला भी नहीं जानता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, देखते तुम लोग का दिमाग कितना चलता है। विच हाइड्राइड possesses maximum ऐसे बना दिया है क्वेश्चन, मैक्सिमम वेपर प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन दे दिया तुमको H2O, ऑप्शन बी दे दिया
H2S ऑप्शन सी दे दिया, H2Se ऑप्शन डी दे दिया, H2Te, क्या आंसर दोगे? Which hydride possesses maximum vapor pressure? Which hydride possesses maximum vapor pressure? जल्दी बताइए, क्या आंसर दीजिएगा? H2T H2Te, वाह बेटा वाह वाह, अपने ऊपर अपने गाल पे एक थप्पड़ जोर से मार लो, ठीक है, क्योंकि तुम लोग क्लास 1 का बच्चा भी पूछेंगे ना, वो भी इसका आंसर बता देगा शायद, ठीक है, अगर हम उसको पढ़ा दिए तो। अरे कम से कम यार बुद्धि अपना अपने पास रखो ना, काहे बार बार प्रूफ करते रहते हो कि नहीं सर बुद्धा बुद्धि जो है वो घुटना में भी नहीं है, तलवा में छुपा हुआ है। अरे भैया जिसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली सीधी सी बात है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बॉइलिंग पॉइंट का। अरे बोलो कभी कभी कुछ काम भी कर लिया करो यार, कि जो जल्दी बॉयल हो जाता है उसका वेपर प्रेशर, जो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। यार ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, इसमें तो केमिस्ट्री आता ही नहीं है कहीं, ये तो कॉमन सेंस का बात है। तो सबसे यहाँ पे सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है कि मैक्सिमम होगा, बॉइलिंग पॉइंट जिसका मिनिमम होगा उसका वेपर प्रेशर यार मैक्सिमम होगा। ये तो कॉमन सेंस का बात है ना यार। तो इसमें आंसर जो आप लोग बोले चिल्ला के, पता नहीं किस एंगल से H2Te बोले, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो H2S हैज हाईएस्ट वेपर प्रेशर, ठीक है, देख लो अपना तुम लोग हालत, देख लो तुम लोग का हालत क्या हो जाता है, ठीक है। कॉमन सेंस भी यार कोई चीज होती है, ठीक है, कॉमन सेंस कम से कम अपना ये बाजार पे खरीदने पे नहीं मिलता है, ठीक है, वो थोड़ा सा अपना मंथन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं लाइफ में। बाप रे बाप, गजब आदमी तुम लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे मान लो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे यार, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में याद रखिएगा कि सबसे लीस्ट एसिडिक वाटर होगा, यानी नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है, ठीक है, वो इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है कि इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे मूव करेंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू जो है वो जो है आपका बढ़ता जाएगा। कोई रीजन पूछेगा तो रीजन बहुत सिंपल यहाँ पे लगा देना, कुछ नहीं आएगा तो यही रीजन लगा देना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि नीचे जाने पे हाइड्रोजन ज्यादा तेजी से रिलीज हो रहा है। सीधी सी बात है कि नीचे जाने पे जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ आप कह लो EH बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड डिक्रीजेस क्या जी, डाउन द ग्रुप। ये बोल सकते हैं ना हम लोग, जल्दी बोलो यस और नो। यस बॉन्ड एनर्जी या बॉन्डी एनर्जी रीजन, और तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता है कि जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो ज्यादा एसिडिक है। तो अगर मुझसे कोई पूछ रहा है तो यार सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड OH का है, देन फिर यार OH का है, देन यार फिर OSE का है, देन यार फिर क्या नाम है, OH क्या कर दिया यार, सॉरी हाँ HS का है, या SH लिख दो ज्यादा सही है, हाँ SH का है, फिर यार आपका SEH का है, फिर यार आपका टेल्यूरियम एंड H का है। ये ऑर्डर है बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रहेगा, तुम्हारा काम बन जाएगा, सीधी सी बात है। ये ऑर्डर भूलोगे तो तुम्हारा काम भी जो है वो भूल जाओगे। इसके बाद आता है यार एक और चीज, हम लोग मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देख ली, इस बार थर्मल स्टेबिलिटी भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना। नंबरिंग कर रहा था मैं, कहाँ था, 3 नंबर था, ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये हो गया 4 नंबर। इसके बाद आ जाओ 5 नंबर पे, 5 नंबर होगा तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, 5 नंबर होना चाहिए तुम्हारा थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो यहाँ पे भी वही बात है कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है ये अगेन अगर हम लोग बात करें कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो ये भी प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अगर हम लोग बात करें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा, क्या बोलोगे तुम? तो तुम लोग बोलोगे कि जिसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है वो ज्यादा थर्मल स्टेबल, वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। तो 100% थर्मली ज्यादा स्टेबल कौन होगा, H2O, देन यार तुम्हारा H2S, देन होगा तुम्हारा H2Se और देन होगा तुम्हारा H2Te। तो क्या बोल देंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप यहाँ पे ये कर दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ के होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड। तो ये अभी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल कौन है भैया, तो H2O है, ठीक है, ये हो जाएगा H2Te। क्लियर है यार ये चीज, जल्दी बोलो। यस अगर तुमसे मैं पूछ दूं रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑर्डर, क्या बोलोगे, अपने मन से बताओ, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कौन होगा? जो ज्यादा अच्छा मेटालिक होगा।
सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? अरे नालायक आदमी, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा ये मैं पूछ रहा हूँ, दूसरे को सबसे अच्छा कौन रिड्यूस करेगा? H2T. ठीक है, तो वही बात है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, या वही बोल सकते हो कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ ईएच बॉन्ड, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ईएच बॉन्ड। जिसका कार्बन हाइड्रोजन, जिसका एलिमेंट और हाइड्रोजन का बॉन्ड यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जल्दी टूट रहा है तो H2O सबसे अच्छा रिड्यूसिंग है, और अगर टेल्यूरियम हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा तेजी से टूट रहा है तो वो ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर भाई, मेरे दूसरे को हाइड्रोजन गेन करवाना है तो अपना हाइड्रोजन तो लूज करना पड़ेगा ना यार, अब कॉमन सेंस लगाओ। तो सबसे अच्छा H2T, देन यार H2Se, देन यार H2S, देन यार H2O। ठीक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जब तुम लोग को पता लग गया कि H2T का बॉन्ड वीक है तो वहां से तीन प्रॉपर्टी तो ऐसे ही निकल गया यार, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, दूसरा थर्मल स्टेबिलिटी, और तीसरा तुम्हारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर, सब एक ही दूसरे से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें गलती करने का मतलब कोई स्कोप नहीं। चलो फटाफट नोट कर लो इसको, रुक जाओ एक मिनट, एक साथ ज्यादा काम नहीं करना इसीलिए। हाँ चलो, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप होगा। ठीक, तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, कोवेलेंट कैरेक्टर है, याद रखिएगा, इट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप बिकॉज कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। H2 is least covalent, H2T is most covalent। ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक और प्रॉपर्टी इसका, एक और प्रॉपर्टी है दैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, वो भी देख लेते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया ये वाला। अरे हो गया ये वाला सबका। Yes sir. Yes sir. कोवेलेंट कैरेक्टर के बाद एक लास्ट लिख लो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यानी डेल्टा H0F की बात करेंगे तो ये मोस्ट नेगेटिव है, मोस्ट नेगेटिव है फॉर वाटर। ठीक है, यानी सबसे, वाटर का जब फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगा, वाटर का फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो मोस्ट नेगेटिव है फॉर H2O। और अगर हम लोग बात करें कि लीस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव कह लो, ठीक है, पॉजिटिव किसके लिए, तो ये H2T के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डाउन द ग्रुप, on moving down the group, on moving down the group, on moving down the group, ठीक है, डेल्टा H0F ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 becomes less negative और मोर पॉजिटिव। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एग्जांपल में लिख सकते हैं कि ये वाला जो रिएक्शन है H2 प्लस हाफ O2 जिसमें कि 1 मोल वाटर बन रहा है, यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं H2 प्लस हाफ, क्या नाम है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं H2 प्लस 1/8, 1/8 TE8, जहाँ पे H2TE बन रहा है, तो यहाँ डेल्टा H का वैल्यू जो है यार पॉजिटिव। क्लियर है सबको ये चीज? Yes. टेल्यूरियम और सेलेनियम के लिए पॉजिटिव है, सल्फर ऑक्सीजन के लिए नेगेटिव है। इतना काफी है, इससे ज्यादा बहुत डिटेल में चले जाएंगे फिर तो ये हो गया यार, हाइड्राइड को हम लोग डिस्कस कर लिया। हाइड्राइड के बाद ऑक्साइड को अब डिस्कस करेंगे। हाइड्राइड के बाद यार ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्राइड के बाद देखिएगा ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। देखो, ऑक्साइड की अगर बात करें तो ग्रुप 16 वाले दो तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे, एक होगा EO2 टाइप, ठीक है, और दूसरा हो गया यार EO3 टाइप। ठीक है, EO2 टाइप एंड EO3 टाइप। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ओजोन O3 भी एक ऑक्साइड ही है ऑक्सीजन का, जो कि EO2 टाइप की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है,
अब इस EO2 टाइप में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे EO2 टाइप में आपका कौन कौन सा ऑक्साइड आ जाएगा, O3 लिख देंगे, SO2 लिख देंगे, SeO2 लिख देंगे, TeO2 लिख देंगे, ठीक है। और अगर मैं EO3 टाइप की बात करूंगा तो यहाँ पे तो ये तो खाली कॉलन चला जाएगा, ये हो जाएगा SO3, ये हो जाएगा SeO3 और यहाँ हो जाएगा TeO3, ठीक है। अब इनमें से अगर बात करें कि यार फिजिकल स्टेट में क्या याद रखना है, तो सर ऑक्सीजन यानी O3 एंड SO2 ये दोनों यार तुम्हारे रूम टेम्परेचर पे गैस है, ठीक है। दे आर गैसेस at room temperature, ठीक है। दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर एंड अदर्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। जैसे एग्जांपल में तुम दे सकते हो कि SeO2 इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, तो पहली चीज जो है, पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है कि कौन यार क्या किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो EO2 टाइप और EO3 टाइप, ये दो टाइप हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, मान लो दो ऑक्साइड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है सर SO2 और एक है सर SO3। अब बोलेंगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बेटा यहाँ से मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछने नहीं जा रहा है, इसमें आपका स्ट्रक्चर जो है वो पूछेगा। और स्ट्रक्चर में भी सबको पता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, एक का स्ट्रक्चर जो है वो तुम्हारा ट्राइगोनल प्लानर है और एक का स्ट्रक्चर बेंट है, सबको पता है कि ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लानर है, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर यार बेंट है, सबको पता है, पूरा दुनिया को इसका स्ट्रक्चर पता है। तुमसे पूछ लेगा क्या यार, तुमसे पूछ लेगा क्या, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड। तुमसे एक सवाल पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा, नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है, इन SO2 ये कितना होगा। और तुमसे पूछ लेगा नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड इन SO3 ये कितना होगा। सर ये पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या होता है यार, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं हम लोग, वैलेंस शेल वाला। ये हो गया 3s2, ये हो गया तुम्हारा 3p4, ठीक है। और इसके बाद खाली क्या है तुम्हारा, 3d खाली है। क्लियर है सबको। तो ऑक्सीजन यहाँ पे जो है, ऑक्सीजन जो यहाँ पे है, ये एक सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है, एक सिग्मा बना रहा है, एक पाई बना रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है, एक सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है। तो जाहिर सा बात है, जाहिर सा बात है कि एक ऑक्सीजन, अगर हम लोग बात करें एक ऑक्सीजन यहाँ पे किस तरह से सल्फर के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक क्या है आपका ऑक्सीजन सल्फर के साथ किस तरह से ओवरलैप कर रहा है। तुम खुद देखो कि सल्फर को बनाना है 4 बॉन्ड, पहले केस में सल्फर को बनाना है 4 बॉन्ड, 2 पाई 2 सिग्मा। तो मतलब उसको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सल्फर नीड टू फॉर्म 4 बॉन्ड, 2 सिग्मा एंड 2 पाई, इतना बॉन्ड, कितना उसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए जी। तो सर कॉमन सेंस का बात है कि सल्फर को कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जल्दी बोलो। 4। तो अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको चाहिए बाबू, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे तुम इसको एक्साइट करवाओगे, ठीक है। यहाँ पे तुम इसको एक्साइटेड फॉर्म में लिखोगे, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एक्साइट करके कहां भेजोगे, डी में भेजोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ हो गया 3 और एक आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको डी ऑर्बिटल में दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे आपको एक अनपेयर्ड, यानी टोटल अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है जी तुम लोग को। यस जल्दी बोलो। यस सर। तो बेटा सीधी सी बात है कि अब आएगा सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, कैसे बनता है हम लोगों को मालूम है, ठीक है। ये एक्सियल ओवरलैप से बन जाता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड बनने वाला है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ऑक्सीजन यहाँ पे आया, ठीक है। ये मान लो हो गया PX, ये हो गया यार PY और ये हो गया यार PZ। तो 2 सिग्मा बॉन्ड तो तुम समझ में आ गया कि यहाँ पे इसका PX, ऑक्सीजन का PX वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन का PX वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 2 सिग्मा बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा इसके साथ। इसका जो PX में इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑक्सीजन का भी तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना यार PX में, जल्दी बोलो। यस सर। तो मैं उतना नहीं दिखा रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑक्सीजन पहला और ये ऑक्सीजन दूसरा, ठीक है ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देके ये क्या कर लिया, ये बना लिया सिग्मा बॉन्ड। तो यानी ये बन गया सिग्मा, ये बन गया सिग्मा, कैसे यार, एक्सियल से बना, ठीक है। PP का PX जो है, यानी कि अगर एक ये PX है और दूसरा ये PX है, ठीक है, तो ये एक्सियल बॉन्ड बन गया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। हमको इंटरेस्ट है पाई बॉन्ड में, क्योंकि पाई बॉन्ड पे ही सवाल पूछ रहा है, ये पाई बॉन्ड कैसे बना और ये पाई बॉन्ड कैसे बना। तो तुम अब देख सकते हो कि एक पाई बॉन्ड जो बनेगा, जैसे ये PZ है, तो एक यहाँ पे इसका PZ में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो कि ये यहाँ पे डोनेट करेगा। तो एक पाई बॉन्ड तो बना कैसे,
एक पाई बॉन्ड तो कैसे बन रहा है, एक पाई बॉन्ड तो कैसे बन रहा है, साइडवाइज ओवरलैप हो रहा है, किसका यार, पीजेड का, किसके साथ, पीजेड के साथ। समझ में आ रहा है बात? यस सर। तो मतलब इनमें से एक जो बॉन्ड है, एक जो बॉन्ड है, इट इज अ पी पाई बॉन्ड। समझ में आया बात? यस सर। और जाहिर सा बात है कि जब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट कराएगा, यानी इसके साथ ओवरलैप कराएगा, तो ये तो इसका डी ऑर्बिटल हो गया, ये तो इसका डी ऑर्बिटल हो गया। मतलब जो सेकेंड पाई बॉन्ड ये बना रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पाई बॉन्ड का टाइप क्या होगा, पी पाई डी पाई। क्लियर है? यस सर। जल्दी बताइए, सबको क्लियर है? यस सर। यानी ऑक्सीजन मैक्सिमम मैक्सिमम एक ही पी पाई बना सकता है, उसके बाद जितना भी बॉन्ड वो मल्टीपल बनाता जाएगा सल्फर के साथ, वो पी पाई डी पाई नेचर का ही होगा। ठीक है, वो पी पाई डी पाई नेचर का ही होगा। क्योंकि यहां पे तुम खुद सोचो कि SO3 जब उसको बनाना है, तो यार SO3 बनाने के लिए उसको कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, SO3 बनाने के लिए कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए यार, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो तुम सल्फर का डबल एक्साइटेशन स्टेट करवाओगे, यानी कि इसका जो 3s ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। तो 3p का तो एक्साइट करा दिए, अब 3s का भी एक्साइट करा के लिखोगे, तो एक इलेक्ट्रॉन 3s में रहेगा। ठीक है, आपका 3 इलेक्ट्रॉन 3p में हो गया, और 3d में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। 3d में आ गया कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस। तो अब भाई एस ऑर्बिटल, तुम लोगों को इतना तो पता है कि एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, एस ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। तो बचा पी और डी। तो डी में कितना ऑर्बिटल, डी में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जाहिर सा बात है कि जब सल्फर को बनाना होगा क्या, 2 पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड तो इसका क्या होगा यार, पी पाई होगा। लेकिन दोबारा इसका दूसरा पाई बॉन्ड जो है वो पी पाई डी पाई हो जाएगा, और ये वाला भी बॉन्ड क्या हो जाएगा इसका, पी पाई डी पाई हो जाएगा। क्लियर है सबको? तो SO2 में अगर कोई पूछता है कि पी पाई डी पाई, ये मतलब मैं केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा देता हूँ अपने स्टूडेंट को, जो मेरे से 11 में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ता है उसको 12th में ये सब हम बताते भी नहीं है। जो मेरे से अगर 11th पढ़ा हुआ 12th पढ़ रहा हो तो कोई बताते नहीं है, लेकिन तुम लोग ठहरे घोर नलायक, तो तुम लोग को बता देते हैं क्वेश्चन जो आता है। ठीक है, तो पी पाई डी पाई अगर हमसे पूछ रहा है SO2 के अंदर, तो कितना हो जाएगा यार आंसर? 1 और SO3 में पूछेगा तो कितना बोलोगे? 2। सबको समझ में आ गया ये चीज? क्लियर है सबको ये चीज? जल्दी बताइए। यस। तो अब यहाँ पे ये जब चीज क्लियर हो गया आपको, तो एक अब हम लोग बात करते हैं कि चलो यार ऑक्साइड की जब अपन लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर लेंगे रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डाइऑक्साइड। ठीक है, तो याद रखना कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर होता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होता है, जैसे SO2 अगर हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना, तुम लोग बताना क्या होगा। SO2 जो है वो क्या करेगा, SO2 जो है वो क्या करेगा यार, इसका +4 स्टेट है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, +6 में चला जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। लेकिन अगर मैं SO2 की बात करता हूं तो ये होगा, यानी SO2 क्या कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहा है कि नहीं यार? खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा मतलब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यस। लेकिन अगर मैं TiO2 की बात करता हूं यार, TiO2 की बात करता हूं, तो TiO2 जो है ये यार अभी +4 में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बेटा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये TiO में चला जाता है, यानी कि +2 में चला जाता है। यानी TiO2 बिहेव कर रहा है कैसे, एज एन क्या जी, तो डाउन द ग्रुप जाने पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर डाइऑक्साइड का, ठीक है, यानी EO2 का बढ़ा कि घट गया, घट गया। ठीक है, और याद रखिएगा कि SO2 तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सल्फेट में ऑक्सीडाइज होता है दूसरे को रिड्यूस करके। लेकिन TiO2 जो होता है, TiO2 जो है, ये डायरेक्ट पूछ लेगा, TiO2 जो है वो खुद जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब तुमसे बात अब पूछेगा कि व्हाट इज द रीजन, इसका कारण बताइए भैया, बिना कारण बताए जाने नहीं देंगे। कारण क्या है इसका, तो क्या जवाब दोगे? एनीवन?
मैंने बता दिया है ऑलरेडी ये चीज। कारण जो है इसका, कारण इसका होगा यार, एक ही कारण यहाँ हो सकता है, और वो कारण क्या है यार? नॉट पैराफिलिक। यानी टेल्यूरियम का +4 स्टेट कम स्टेबल होगा उसके +2 स्टेट से। क्लियर है बेटा? Yes. इनर्ट Yes. पेयर इफेक्ट लिख दिए मतलब आंसर क्लियर है। आंसर क्लियर है। इनर्ट पेयर इफेक्ट लिख दिए मतलब टी का +4 का स्टेबिलिटी टी का +2 का स्टेबिलिटी से कम है। ठीक है, यानी कि डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ क्या जी? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इंक्रीजेस ड्यू टू कौन सा इफेक्ट बेटा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये सवाल तुमसे पूछ देगा एग्जाम में कि SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, SO2 रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन TiO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसका आंसर जो है तुम लोग को मालूम है। इसका आंसर क्या है भैया? इसका आंसर यहां है कि नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से TiO2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, खुद को रिड्यूस कर लेगा +4 से +2 में। क्लियर है सबको ये चीज? कोई डाउट, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो। बच्चा वाला सवाल, ठीक है, जो तुम लोग खुद अब बताओगे, मैं क्या बताऊंगा इसमें। आप मान लो तुमसे पूछ दिया कि यार SO2, SeO2 और TiO2 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो क्या बोलोगे? CO2. So. सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? SO2. सबसे ज्यादा एसिडिक होगा SO2, ठीक है, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाईएस्ट है और सबका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेम है। कुछ TiO2 भी एक लड़की बोल रही थी, पता नहीं क्या सोच के बोली, वो वही जाने, ठीक है, उसका सोच को हम लोग को मतलब सलाम करना चाहिए। और एक अगर मान लो तुमसे पूछ दिया कि यार SO3 और SO2 में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, तो बता दोगे? SO3. SO3 यहाँ पे जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पे ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर पे यहाँ सवाल पूछता है, जिसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। एसिडिक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम SO2 की बात करते हैं, SO2 वाटर में जाएगा, तो वाटर में जाने के बाद ये फॉर्म करेगा H2SO3, जिसको हम लोग बोलेंगे सल्फ्यूरस एसिड, जिसको हम लोग बोलेंगे यार सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर अभी देख लो, बाद में क्या देखोगे, ये होगा तुम्हारा सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा यार? 2 हो जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज? डाइबेसिक एसिड है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि यार SO3 जो है ये वाटर में जाने के बाद H2SO4 बनाएगा, ठीक है, जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, जिसको आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। इसका भी स्ट्रक्चर तुम लोग को मालूम है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होगा दैट इज ये हो गया तुम्हारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा H2SO4 का स्ट्रक्चर। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर शायद मैं थोड़ा गलती बना दिया है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरह से बना देना, सॉरी। इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, दिस इज OH एंड दिस इज H। ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ H2SO3 एंड दिस इज H2SO4। इसका एन फैक्टर यार 2 नहीं हो सकता, इसका एन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड है, और इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लो तुम लोग लेते SeO2 लेते और वाटर के साथ रिएक्ट कराते, तो यहाँ पे यार जो एसिड बनता दैट इज H2SeO3, जिसको हम बोलते हैं सेलेनस। ठीक है, सेलेनस एसिड। ठीक है, इसी तरह से तुम अगर SeO3 को वाटर में मिलाते तो यहाँ पे तुमको मिलता H2SO4 होता, तो यहाँ H2SeO4 हो जाएगा। ठीक है, जिसको तुम बोलोगे सेलेनिक एसिड, सेलेनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह से तुम अगर मान लो अगर बात करें हम लोग कि TeO2 को वाटर में डिसॉल्व करते, तो TeO2 को वाटर में डिसॉल्व करते तो यहाँ पे तुमको थोड़ा सा अलग कंपाउंड मिलता, और ये मिलता आपको Na2TeO3। ठीक है, Na2TeO3 ये इसलिए हो रहा है क्योंकि TeO2 जो है ये एम्फोटरिक नेचर का ऑक्साइड है, इट इज एम्फोटरिक इन नेचर। ये आपका एम्फोटरिक नेचर का ऑक्साइड है, मतलब कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा
ये आपका बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। मान लो इसको अगर मैं सॉरी यहाँ पे मैं इसको, ये नहीं बनेगा, ये अगर मैं इसको बात करता हूँ NaOH के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा क्या, Na2TeO3। और जब ये TeO2 जो है HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ भी ये रिएक्ट करके ये बना लेता है TeO3.OH.NO2, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक टेल्यूरियम नाइट्रेट बोलते हैं, बेसिक टेल्यूरियम नाइट्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि TiO2 तो वाटर में सॉल्युबल 100% है, लेकिन बाकी ऑक्साइड तो एसिडिक है। TiO2 भी एसिडिक है, लेकिन TiO2 एम्फोटरिक नेचर का ऑक्साइड में आएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि TiO2 इज एम्फोटरिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट। TiO2 जो होता है ये एकमात्र ऑक्साइड है ग्रुप 16 का जो कि क्या है, जो कि तुम्हारा क्या है, जो कि तुम्हारा एम्फोटरिक नेचर का ऑक्साइड है। बाकी TiO3 को अगर तुम वाटर में मिलाते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुमको टेल्यूरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी H2TeO4, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा टेल्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये तुम्हारा एम्फोटरिक नहीं है। ओनली एम्फोटरिक ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 16 इज टेल्यूरियम डाइऑक्साइड, दैट इज TeO2 which is soluble in acid as well as base। क्लियर है सबको ये चीज? ऑक्साइड में इतना सारा चीज याद रखना है, नोट कर लो इसको फटाफट। ओके, मैं वही हो गया। ये एक कंपाउंड लिख लो, डाई ऑक्सीजन, मतलब O2, ठीक है। एक कंपाउंड जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज डाई ऑक्सीजन, दैट इज O2। तो सबसे पहले हम लोग इसका पढ़ लेंगे यार मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अगर पढ़ेंगे तो इसका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है, जो कि आप लोग अलग अलग चैप्टर में मिलेंगे। इस चैप्टर में मल्टीपल हम लोग कवर कर लेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले तो यार तुम लोग लिख सकते हो डिकम्पोजिशन, जो रिएक्शन याद ना करना पड़े, जो पता हो पहले वो देख लो। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, ठीक है। तो H2O2 को जो है जनरली हम लोग एक प्लास्टिक बॉटल में रखते हैं, क्योंकि ग्लास बॉटल में रखने पे ग्लास के सरफेस के ऊपर जो ऑक्साइड जमा रहता है वो कैटलिस्ट करके तो क्या करता है, कंटिन्यूअस डिकम्पोजिशन H2O2 का चलते रहता है। तो H2O2 जो है ये कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियसली डिकम्पोज होता जाता है किसमें, H2O प्लस O2 में, ठीक है। तो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी O2 का है कि आप डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 जो है इससे ऑक्सीजन बना सकते हैं। सेकेंड अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें आता है यार क्या नाम है, डिकम्पोजिशन ऑफ सम मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है, which are placed at bottom, ठीक है, in the इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़िएगा तो आप एक वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़िएगा, या वहां पे आप क्या नाम है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़िएगा, जहां पे आप पाएंगे कि कुछ मेटल्स जो होते हैं वो एकदम टॉप में लाई करते हैं और कुछ मेटल्स जो है उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम बॉटम में लाई करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो कि एकदम बॉटम पे हैं, ठीक है, उनको अगर अपन लोग हीट करते हैं तो उनके हीटिंग के बाद भी देयर ऑक्साइड्स आर नॉट थर्मली वेरी स्टेबल, ठीक है, देयर ऑक्साइड्स आर नॉट वेरी थर्मली स्टेबल, वो थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो उनको जब आप हीट करते हो तो वो टूट जाते हैं तो मेटल और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर देते हैं एट हाई टेम्परेचर। जैसे कि इसमें एग्जांपल आप दो ऑक्साइड का याद रखिएगा, ठीक है, जो कि थर्मली अनस्टेबल होता है। एक आ जाएगा तुम्हारा यार HgO और दूसरा एग्जांपल आ जाएगा Ag2O, ठीक है। इन दोनों को अगर आप हीट करिएगा, जैसे मान लो कि HgO को अपन लोग हीट करते हैं 450 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे आपको Hg प्लस हाफ O2 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम Ag2O को हीट करेंगे लगभग 350 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, तो यहाँ पे आपको यार Ag और हाफ O2 मिलेगा। बस इतना याद रखिएगा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर थर्मली अनस्टेबल
तो इसमें आप अभी फिलहाल ये दो ऑक्साइड का नाम याद रखिएगा, मेटालिक ऑक्साइड का, एक है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा है सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सेट ऑफ प्रिपरेशन। इसी तरह से कुछ और तरीके से हम लोग क्या नाम है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं कि डिकम्पोजिशन जो अगर हम लोग करें, ठीक है, डिकम्पोजिशन अगर हम लोग करें, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, इसका भी अगर हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं तो KClO3 का डिकम्पोजिशन करने पे, हीट करने पे ये भी कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये भी कन्वर्ट हो जाता है KCl और O2 में, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं एज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KClO3, ठीक है। तो फिलहाल ये तीन जो है आप एकदम आसानी से याद रख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। लेबोरेटरी मेथड है कि क्या मेथड है, तो जितना ही मेथड तुमने अभी पढ़ा, ऑल ऑफ देम आर लेबोरेटरी मेथड्स, all of them are laboratory methods. Decomposition of H2O2, decomposition of KClO3, and decomposition of metallic oxides, all of them are laboratory methods of preparation of oxygen. हो गया डन ये पेज। तो ऐसे ही याद रखना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है तो वाटर का तो जरूरत पड़ेगा ही। तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस जब हम लोग करते हैं बेटा, वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करके केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर लार्ज स्केल पर हम लोग ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए कि ऑन द लार्ज स्केल, फोर्थ पॉइंट में लिखिएगा कि या ऐसे करके लिख देना, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हेडिंग दे दो लार्ज स्केल प्रोडक्शन, या फिर इंडस्ट्रियल मेथड्स, या फिर कमर्शियल मेथड्स, जो भी है, या फिर कमर्शियली, ठीक है ना, कमर्शियल मेथड, ये हेडिंग डाल दो, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ O2, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मेथड या फिर कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोडक्शन। देखो ऑन लार्ज स्केल O2 can be prepared, on large scale O2 can be prepared by the electrolysis of water, by the electrolysis of water, by the electrolysis of water, by the electrolysis of, by the electrolysis of water, in which H2 gas is produced at cathode, H2 gas is produced at cathode, and O2 gas is produced at anode, ठीक है, and O2 gas is produced at, and O2 gas is produced at beta anode, ठीक है, and O2 gas is produced at anode, very good, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए H2O है, तो H2O है, हमको पता है कि इसके अंदर H प्लस और OH माइनस आयन है, तो H प्लस का क्या हो जाएगा, ये H प्लस जो है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ठीक है, ये H2 गैस की फॉर्म में लिबरेट होगा, कौन से इलेक्ट्रोड पे, तो ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में हम देखेंगे, कैथोड पे। और अगर हम OH माइनस की बात करते हैं तो OH माइनस जो है ये O2 में कन्वर्ट होगा, एंड O2 में कन्वर्ट होने के बाद ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये काम जो होगा, यानी कि ये काम हुआ रिडक्शन का, ठीक है, ये काम हुआ बेटा रिडक्शन का। तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये एक आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे। लिख लीजिए इस रिएक्शन को फटाफट। बहुत चीज इसमें लिख लीजिए कि इंडस्ट्रियली dioxygen is obtained from air. Industrially, dioxygen is obtained from air by first removing carbon dioxide and water vapor, by first removing carbon dioxide and water vapor, by first removing carbon dioxide and water vapor,
and then the remaining gases are liquefied, and then the remaining gases are liquefied, and then the remaining gases are liquefied and fractionally distilled, and fractionally distilled, and fractionally distilled to give dinitrogen and dioxygen. Fractionally distilled to give dinitrogen and dioxygen. ठीक है, तो ये आपका इंडस्ट्रियल मेथड है, ये आपका लार्ज स्केल मेथड है। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करेंगे, एयर से पहले CO2 और वाटर वेपर रिमूव करेंगे, N2O2 बच जाएगा, उसको फ्रैक्शनली डिस्टिलेशन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हम लोग को क्या नाम है, लिक्विफिकेशन के बाद, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद हम लोग को N2 एंड O2 गैस मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो कि आपको याद रखना है। जैसे कि कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था, जिसमें कि आपको याद होगा डिकम्पोजिशन अगर हम लोग करें, ठीक है, डिकम्पोजिशन करें, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लो NaNO3, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, इसको हीट करेंगे तो क्या मिलता है, तो कोई बताएगा? NaNO3 को हीट करने पे क्या मिलेगा? हाँ, नाइट्राइट मिलता था, NaNO2 प्लस हाफ O2। तो मुझे तो सिर्फ हाफ O2 से मतलब है, ठीक है, और किसी से कोई मतलब नहीं है मुझे। तो ये भी एक मेथड है जो कि हम लोग एस ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, इसलिए क्या नाम है, हो सकता है कि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में हो सकता है ये रिएक्शन ना दिया हो, क्योंकि ये रिएक्शन तो ऑलरेडी तुम एस ब्लॉक में पढ़ चुके हो। तो ऐसा बहुत सारा रिएक्शन एनसीईआरटी उस चैप्टर में नहीं देता है, इसका मतलब नहीं है कि उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, इसका ये भी इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इसके अलावा तुम अगर मैं बात करूं आगे चल के डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ोगे कि KMnO4 को, ठीक है, जब हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे भी अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है जब हम KMnO4 को 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देते हैं, तो ये बन जाता है K2MnO4 प्लस O2 प्लस MnO2। इससे भी KMnO4 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में शायद हमको लगता है कि लिखा होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन जब हम लोग करते हैं किसका किसका, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरेट, ठीक है, पर मैंगनेट एंड एक हो गया नाइट्रेट, ठीक है, प्रोड्यूसेस O2 गैस। तो क्लोरेट का आपने देख लिया था कि KClO3 को अपन लोग हीट किए थे, तो KClO3 को हीट करने पे हम लोग को KCl प्लस O2 मिला था। NaNO3 को तो ऑलरेडी एस ब्लॉक में पढ़ चुके हो, तो NaNO2 प्लस O2 मिलेगा। KMnO4 का प्रोडक्ट याद रखना कि जब हम लोग KMnO4 को हीट करते हैं तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 मिलता है। अगेन ये रिएक्शन डी ब्लॉक में आएगा, इसलिए इसको याद रखना, जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन आएगा वहां पे भी। ठीक है, लेकिन मैं अभी भी बता दे रहा हूं तुम लोगों को। इसी तरह से एक और रिएक्शन आगे चल के आएगा डी ब्लॉक में, दैट इज एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन पाइरोल्यूसाइट ओर। कोई बताएगा मुझे पाइरोल्यूसाइट ओर क्या होता है? किसी को याद है व्हाट इज पाइरोल्यूसाइट ओर? इजी है, अभी देखते हो, पहले याद रखना। MnO2 को हम लोग बोलते हैं यार पाइरोल्यूसाइट ओर। तो MnO2 का जब अपन लोग रिएक्शन करा दे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो यहां पे आपको मिल जाएगा MnSO4 प्लस वाटर एंड प्लस O2। ठीक है, तो ये भी रिएक्शन जो है आप डी ब्लॉक में पढ़िएगा, इसलिए हो सकता है कि इस चैप्टर में आपको एनसीईआरटी ना दे, बट अगेन ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है, ये भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरह हम लोग ले सकते हैं, किसका, ऑक्सीजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरह ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि जब हम कुछ ऑक्साइड्स को हीट करते हैं, ठीक है, हीटिंग ऑफ सम ऑक्साइड्स, ठीक है, वहां से भी आपको क्या मिलेगा, वहां से भी आपको देखने को मिलेगा कि O2 गैस जो है आपका फॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अपन लोग Pb3O4 को हीट कर दें, तो इसको हीट करने पे यार हम लोग को PbO प्लस O2 मिलता है, इसको हीट करने पे हम लोग को PbO प्लस O2 मिलता है। ठीक है, इसी तरह से मान लो हम लोग MnO2 को हीट कर दें, ठीक है, तो MnO2 को हीट करने पे यार
हम लोग को Mn3O4 प्लस O2 मिलता है। तो इस तरह के भी कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं जहां जिसको आप हीट करोगे, जैसे BaO2 को हीट कर दिए, ठीक है, बेरियम पेरोक्साइड को हीट कर दिए, तो यहाँ पे आपको BaO प्लस O2 मिलेगा। तो इस तरह का भी कुछ साइड रिएक्शन जो है आपको याद रखना है, जहां पे ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन जो है, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा मेथड है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें KMnO4 का H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रोडक्ट लिखना तुम लोग खुद शुरू कर सकते हो कि K2SO4 बनेगा, MnSO4 बनेगा, फिर H2O बनेगा, फिर O2 बनेगा। तो इस तरह का रिएक्शन जो है आप K2Cr2O7 के साथ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ भी यार K2SO4 बनेगा, यहाँ भी तुम्हारा MnSO4 Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा, यहाँ भी तुम्हारा वाटर बनेगा। ये सब रिएक्शन ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है ना, कि अगर हम एसिडिक क्या नाम है हीट कर रहे हैं, ठीक है, किसको हीट कर रहे हैं यार, बाय हीटिंग किसको हीट कर रहे हैं, बाय हीटिंग KMnO4 एंड K2Cr2O7 in concentrated sulfuric acid, तो वहां पे भी ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये सारे रिएक्शन आपको किसी ना किसी चैप्टर में यार मिल ही जाते हैं, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में मिला अगले चैप्टर में नहीं मिलेगा, किसी ना किसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जैसे एक और रिएक्शन जैसे आपने KMnO4 का देखा था, वैसे ही आप K2Cr2O7 को भी हीट करेंगे ना, इसको भी हीट करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको K2CrO4 प्लस Cr2O3 प्लस O2, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ डी ब्लॉक, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जहां पे O2 गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको दो बार पढ़ेंगे हम लोग, एक तो इस चैप्टर में कोई पढ़ लो, और एक यार इसको यहाँ पे टेम्परेचर जो है याद करने की जरूरत नहीं, वैसे बता दे रहे हैं, टेम्परेचर याद करने जाओ तो यार पागल हो जाओगे, ठीक है। K2Cr2O7 में हम लोग 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो यहाँ पे K2CrO4 Cr2O3 एंड ऑक्सीजन बनता है। तो इतना मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप याद रखिए, कुछ आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा और कुछ आगे के चैप्टर्स में आपको ऑक्सीजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एक और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, जो कि एस ब्लॉक में आपने शायद पढ़ा होगा कि जब अपन लोग Na2O2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो जब अपन लोग Na2O2 का हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद भी हमको O2 गैस मिल जाता है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको NaOH एंड O2 गैस रिलीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। हाँ भाई, आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. KMnO4 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा 250 डिग्री सेल्सियस पे, बिना देखे जो बोल सकता है वही बोलना। MnO2 plus O2. K2. Okay. K2MnO4 मिलता Yes, है, sir. ठीक है, और O2 मिलता है। K2Cr2O7 को हीट करेंगे 400 डिग्री सेल्सियस पे, क्या मिलेगा जी? K2CrO4 K2CrO4 plus K2CrO4 Cr2O3 plus Cr2O3 और एक प्रोडक्ट तो फिर ऑक्सीजन रहेगा। चलो, KClO3 को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? KClO2 plus O2. yes. KCl प्लस O2, ठीक है। मान लो हम लोग हीट करें MnO2 को हीट करते हैं तो क्या मिलेगा? Mn3O4 plus O2. Mn3O4 प्लस O2। इसी तरह से मान लो अगर अपन लोग Pb3O4 को हीट करें तो क्या मिलेगा? PbO plus PbO O2. plus O2. PbO प्लस O2, ठीक है। बाकी तो आसान है, वो तो याद रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग लिखेंगे प्रॉपर्टीज, ठीक है, हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ O2, प्रॉपर्टीज ऑफ यार O2, ठीक है ना। O2 का प्रॉपर्टी जरा देख लेते हैं, ठीक है, O2 का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, O2 का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, O2 का प्रॉपर्टी देखते हैं फटाफट। सबसे पहला प्रॉपर्टी O2 का हम लोग देखते हैं, ठीक है। O2 का सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही हो गया यार, ऑर्डरलेस होगा, कोई नई बात नहीं है। कलरलेस होगा, ये भी कोई नई बात नहीं है सर। टेस्टलेस होगा, ये भी कोई नई बात नहीं है, ठीक है। इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, फोर्थ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है, वाटर के अंदर यार स्लाइटली सॉल्युबल है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है, ठीक है।
तो solubility is not very मतलब not very high, solubility is very limited। ठीक है, इतना नोट कर लो पहले आप लोग। इट इज ऑर्डरलेस, कलरलेस, टेस्टलेस, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इसके अलावा पेंसिल मेरा डिस्चार्ज हो गया, चलो ठीक है, तो मैं पेंसिल डिस्चार्ज कर लेता हूँ थोड़ा। तो 3 स्टेबल आइसोटोप से कोई बताएगा कौन कौन? एक तो सर ऑक्सीजन 16, एक है ऑक्सीजन 17, एक है ऑक्सीजन 18। 3 स्टेबल आइसोटोप्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसका लिक्विफाइड जो होता है, लिक्विफिकेशन होता है, तो लिक्विड जो होता है, लिक्विड में ये पेल ब्लू कलर का दिखेगा, पेल ब्लू कलर लिक्विड, एंड इसी तरह का सॉलिड में भी दिखेगा, पेल ब्लू कलर्ड सॉलिड। ये सब पूछता उसका नहीं है, लेकिन मेंस का कोई भरोसा नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मिला तो यही सब पूछने लगा, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 स्टेबल आइसोटोप 16, 17, 18, ठीक है, 16, 17, 18 लिक्विड के फॉर्म में जब रहेगा तो पेल ब्लू कलर में रहेगा, और जब ये इसके फॉर्म में रहेगा, क्या नाम है, ये सॉलिड के फॉर्म में रहेगा तो भी पेल ब्लू कलर में रहेगा, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल। चलो जल्दी जल्दी लिखो। टू मॉलिक्यूल क्या होता है? पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, देखते कितना याद है। Diamagnetic. वाह बेटा वाह वाह, ताली मारो अपने ऊपर, ठीक है, गाल में 2-3 थप्पड़ मार सकते हो तो मार लो तुरंत, नहीं मार सकते तो छोटा भाई बहन होगा उसको बोलो कि मेरा छोटा भाई बहन है लेकिन हमको मार लो एक थप्पड़। इतना अच्छे से एमओटी में बताया गया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कि O2 मॉलिक्यूल डिस्पाइट हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अरे वाह, एकदम गोल है तुम लोग, गोल होता है ना एकदम, जिला स्कूल का बच्चा तुम लोग से ज्यादा अच्छा होगा। एक्सप्लेन्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हमको लगा कुछ तो कम से कम यार ये है, दे आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज है। जाते हैं यार केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में लिख लो, इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, ठीक है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, पहला तो ये है। नॉन कंबस्टिबल गैस है, नॉन कंबस्टिबल गैस है, ठीक है, नॉन कंबस्टिबल गैस है। और तीसरा, रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, टू गिव ऑक्साइड, ठीक है, और पेरोक्साइड भी किसी किसी केस में मिल जाएगा, और पेरोक्साइड भी किसी किसी केस में मिल जाएगा, ठीक है, एक्सेप्ट नोबल मेटल्स लाइक प्लैटिनम एंड गोल्ड। इसको छोड़कर बाकी लगभग हर मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, Na O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2O बनाएगा, Na O2 के साथ रिएक्ट करेगा लगभग 573 केल्विन पे, तो ये Na2O2 भी बनाता है, ठीक है। Mg जो है आपका आवाज नहीं आ रही। एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि ये सारा रिएक्शन लिख लेना, O2 के साथ रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ तो Al2O3 बनाएगा, P4 के साथ रिएक्ट करेगा तो P4O10 बनाएगा, ठीक है, तो ये सारा जिसके साथ कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 बनाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे चल के तुम लोग मेटलर्जी में पढ़ोगे कि सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जब ट्रीट करेंगे, ठीक है, सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो रोस्टिंग प्रोसेस होता है, जिसमें सल्फाइड को हम लोग ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे ZnO बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। PbS है तो PbS को O2 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ भी PbO प्लस क्या नाम है SO2 बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, आगे चल के मेटलर्जी में पढ़ोगे रोस्टिंग प्रोसेस। ये सारा रिएक्शन जो है, और फिर ये हाइड्रोकार्बन के साथ कंबस्टिबल रिएक्शन भी शो करेगा, जैसे CH4 के साथ रिएक्ट किया तो CO2 प्लस, ये नहीं सब रिएक्शन तुम लोगों को याद है, कोई बस कॉपी भरने वाला केस है, अगर पूछता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो कुछ इसमें लिख दिया जाएगा, वरना कुछ है नहीं। और ये O2 का एक और प्रॉपर्टी है, जैसे कि यहाँ पे 4th पॉइंट में लिख दे रहे हैं कि O2 कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। जैसे SO2 है, इसके साथ O2 का रिएक्शन कराओगे
ठीक है, तो SO2 का O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो इसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, SO3 गैस में। इसमें कैटलिस्ट जो यूज होता है वो भी याद रखना, वो होता है V2O5, ठीक है, कैटलिस्ट जो यूज होता है वो भी याद रखना, दैट इज V2O5। इसी तरह से मान लो HCl गैस है, इसको भी ये क्या कर देगा, इसको भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, क्लोरीन गैस में। इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, क्लोरीन गैस में। यहाँ पे जो कैटलिस्ट के रूप में यूज करेंगे दैट इज CuCl2। तो ये एक नॉन कंबस्टिबल गैस है, ये एक मेटल और नॉन मेटल सबके साथ रिएक्ट कर सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, जिसमें कि आप SO2 का एग्जांपल दे सकते हैं कि SO2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है SO3 में, HCl को ये ऑक्सीडाइज कर देता है यार Cl2 गैस में, ठीक है। तो और यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो याद रखिएगा V2O5। इसके अलावा O2 का बहुत सारा यूज है। O2 जो है इसके अलावा तुम्हारा एसिटिलीन वेल्डिंग में यूज होता है, ठीक है। एसिटिलीन वेल्डिंग एक प्रोसेस है वेल्डिंग का, जिसमें एसिटिलीन गैस को हम लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो एसिटिलीन वेल्डिंग में इसका काम पड़ता है। और भी बहुत जगह मल्टीपल जगह पे ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में आपका काम आता है, ठीक है। बायोलॉजिकल अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस में काम आता है। कंबशन हम लोग देख ही चुके हैं कि कंबशन प्रोसेस में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर बात करें तो ऑक्सीजन जो है मल्टीपल तरीके से अपना रिएक्शन शो करता है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टीज में। दो सल्फर का एलोट्रोप जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो पढ़ेंगे। एलोट्रोप ऑफ सल्फर, ठीक है। जैसे फॉस्फोरस में हमने 3 पढ़ा था, व्हाइट, रेड एंड ब्लैक, जिसमें कि सबसे स्टेबल कौन था, सबसे स्टेबल एलोट्रोप ऑफ फॉस्फोरस? ब्लैक। चलो, इतना बुरा स्थिति तुम लोग का कम से कम नहीं है। एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर, यहाँ पे 2 हम लोग एलोट्रोप पढ़ेंगे सल्फर का। एक को हम लोग बोलेंगे अल्फा सल्फर, ऐसे बहुत सारा एलोट्रोप पॉसिबल है, ठीक है ना। ये हम लोग को पढ़ना सिर्फ 2 है, एक है अल्फा सल्फर यार, और दूसरा है बीटा सल्फर, ठीक है ना यार। एक अल्फा सल्फर है और एक बीटा सल्फर है। अल्फा सल्फर जो है ना बेटा, इसको हम लोग रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं, इसको हम लोग रोम्बिक सल्फर भी बोलते हैं। और जो बीटा सल्फर है इसको हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं, इसको हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अल्फा सल्फर के बीच बारे में, फिर हम लोग बीटा सल्फर के बारे में स्टडी करेंगे। अल्फा सल्फर जो है इज मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, इज मोर स्टेबल देन बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर जो है यानी कि रोम्बिक सल्फर जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर से ज्यादा स्टेबल है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा जेईई एडवांस में या मेंस में। तो अगर मैं अल्फा सल्फर को क्या करूं, हीट करने लगूं, ठीक है। अल्फा सल्फर को अगर मैं हीट करने लगूं, लगभग मान लो 369 केल्विन के ऊपर हीट कर दिया अगर मैंने इसको, ठीक है, तो हीट करने पे ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा बीटा सल्फर। अल्फा सल्फर का फॉर्म किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको, ये चीज याद रहेगा। ज्यादा स्टेबल आपसे कम से कम बोल दोगे तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा याद रखना कि आपका अल्फा सल्फर, जिसको कि हम लोग रोम्बिक सल्फर बोलते हैं बेटा, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, वो ज्यादा होगा आपका स्टेबल मोनोक्लिनिक सल्फर से। क्लियर है सबको, याद रहेगा ये चीज। यस सर। अब आ जाओ यार प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सल्फर। प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सल्फर तो कुछ ज्यादा है नहीं, डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखिएगा। क्या होता है आप कभी देखे नहीं है तो आपको मतलब उतना खास समझ में नहीं आएगा। प्रिपरेशन ऑफ अल्फा सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन हम लोग करते हैं एवोपरेशन करके, एवोपरेशन, ठीक है, एवोपरेशन ऑफ सल्फर इन, ठीक है, इन CH2। कैसे बनेगा भाई, तो यही लाइन आप लिख के आ जाइएगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय एवोपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, एवोपोरेटिंग द, ऐसे लिख दो, एवोपोरेटिंग द एवोपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, एवोपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। बस यही लिख के आ जाइएगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय द एवोपोरेशन ऑफ रोल सल्फर इन CH2 मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात अगर हम इसकी करते हैं तो प्रॉपर्टी जो है दैट इज, चूंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो अगर हम लोग बात करें तो इट इज सॉल्यूबल 100%, इट इज सॉल्यूबल इन CH2।
कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल था। व्हाइट फास्फोरस सॉल्युबल था CH2 में। Yes, sir. रेड फास्फोरस सॉल्युबल था CH2 में। No, sir. रेड फास्फोरस ना तो CH2 में सॉल्युबल था Not और the ना ही water. वाटर में सॉल्युबल था। ये याद है ना? Yes, sir. चलो ठीक है। इसके बाद ये पानी में ये भी इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, यानी कि ये जो दो प्रॉपर्टी है ये इसमें किसके साथ मैच कर रहा है, किसके साथ रिसेम्बलेंस है इसका? सॉल्युबल इन CH2 एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। जल्दी बताइए किसके साथ White ये इसका phosphorus. प्रॉपर्टी? White. हाँ, तो इट इज बताओ, अगर हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये सिमिलर है व्हाइट फास्फोरस के, सिमिलर टू व्हाइट फास्फोरस। तो जब आप ऐसे नोट्स बनाएंगे ना बेटा, तो आपको IIT घर जाके अपॉइंटमेंट लेटर देगा कि चलो यार IIT में पढ़ने चलो आप। ठीक है, इतना अगर आपको याद रह गया, इस तरह से आप कंपेयर कर लिए इनऑर्गेनिक को। ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा ये और भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा, दैट इज इट इज सॉल्युबल इन मेनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन में ये सॉल्युबल होगा। इट इज सॉल्युबल इन बेंजीन, इट इज सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। ठीक है, तो ये सारा जो है बेंजीन में सॉल्युबल होगा। ठीक है, अल्कोहल में सॉल्युबल होगा। ठीक है, और भी तुम ले सकते हो, ईथर के अंदर भी ये सॉल्युबल होगा। तो इतना चीज आपको याद रखना है किसके बारे में, ये क्या नाम है, अल्फा सल्फर के बारे में। तो पहले इतना चीज लिख लीजिए बिना देखे, ठीक है ना। बीटा सल्फर पे आते हैं यार। तो बीटा सल्फर को, अल्फा सल्फर को कैसे बनाए थे यार, थोड़ा यार बताओगे अल्फा सल्फर को कैसे बनाए थे? तो सल्फर का रोल बना के CH2 में डाले थे, एवोपरेट कर दिए थे, तो अल्फा सल्फर बन गया था, है कि नहीं? Yes, sir. बीटा सल्फर बनाने के लिए कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है भाई? कोई है नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन तुम लोग ये खाया यार? अच्छा, झारखंड में बहुत बेचता है, तो कोई खाता है। ठीक है, अभी नवरात्रि में थोड़ा सेलिंग कम हो गया है। अंडा पोच खाया है तुम लोग? सर हाँ, नॉन वेजिटेरियन तो बोला कि अंडा पोच खाए हैं सर। ठीक है, तो अंडा पोच से बीटा सल्फर याद रखना। ठीक है, क्योंकि बीटा सल्फर को जब बनाएंगे ना तो अंडा पोच का तुमको याद आ जाएगा। क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लेंगे अल्फा सल्फर को, लेंगे और इसको मेल्ट कर देंगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 385.8 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, हीट करेंगे, मेल्ट कर देंगे। अब तुमको मिल गया क्या? लिक्विड अल्फा सल्फर। ठीक है, अब तुमको मिल गया लिक्विड अल्फा सल्फर। तुम क्या करोगे, थोड़ा देर वेट करोगे इसका सॉलिडिफिकेशन होने के लिए। ठीक है, तुम वेट करोगे ये थोड़ा सा सॉलिडिफाई कर जाए। ठीक है, ये क्या कर जाए, सॉलिडिफाई कर जाए। और सॉलिडिफाई करने के बाद इसके ऊपर, यानी कि उसका ऊपर लेयर जब सॉलिडिफाई कर रहा होगा, ठीक है, तो एक ऊपर में क्रस्ट बन जाएगा। ठीक है ना यार, जैसे कि अंडा पाउच का देखते हो ना यार, ऊपर में क्या रहता है, क्रस्ट रहता है, अंदर क्या रहता है, पूरा माल रहता है, यानी लिक्विड रहता है, जिसको पीने में जो मजा आता है, आनंद आता है, बता नहीं सकते तुम लोगों, जो पिया होगा उसको मालूम होगा। क्या जी नॉन वेजिटेरियन लोग समझ पा रहे हो ना, फील कर पा रहे हो ना कि क्या किए हैं? क्रस्ट बन गया ऊपर। अब क्रस्ट के अंदर लिक्विड है, क्रस्ट के अंदर क्या है, लिक्विड है। तो जैसे कि इसको, अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो इसको इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लो कि इसको मैं बनाता हूँ, अरे यार मेरा एक इंपॉर्टेंट काम है, चलो ठीक है, ये ऊपर वाला चीज सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है, ऊपर वाला चीज सॉलिडिफाई हो गया और अंदर में लिक्विड है अभी। ठीक है, ये तुम्हारा क्रस्ट है ऊपर वाला सॉलिडिफिकेशन के बाद। तो बाद में हम क्या करते हैं कि क्रस्ट के अंदर 2 होल कर देते हैं। ठीक है ना, क्रस्ट के अंदर 2 होल कर देते हैं, क्रस्ट के अंदर मार देते हैं 2 होल, यहाँ पे 2 होल कर दिए। ठीक है ना, तो यहां से होल से क्या करेंगे, ये होल से पूरा जो लिक्विड वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा, जो लिक्विड वाला पार्ट है वो बाहर निकल जाएगा और बचेगा आपका क्या, नीडल्स ऑफ क्रस्ट लेफ्ट। यही जो नीडल्स ऑफ क्रस्ट होगा इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग बीटा सल्फर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा सल्फर को हीट किए 385.8 केल्विन पे, मेल्ट हुआ, लिक्विड बना, लिक्विड को सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़े। सॉलिडिफाई भी पूरा नहीं करने देना है, जैसे ही उसका क्रस्ट बन रहा है सॉलिडिफाई टिल द क्रस्ट इज फॉर्म्ड, टिल द क्रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यानी कि ऊपर का बस उसका पार्ट सॉलिडिफाई हुआ, उसमें मारेंगे 2 होल, बाकी लिक्विड को सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, यहां लिक्विड को सेपरेट कर लिए, लिक्विड मेटल या लिक्विड सल्फर इज सेपरेटेड आउट, लिक्विड सल्फर इज सेपरेटेड आउट, इज सेपरेटेड आउट। तो लिक्विड सल्फर को सेपरेट कर लिए, तो जो बचा क्रस्ट नीडल्स के फॉर्म में, उसी को हम लोग बोलेंगे बीटा सल्फर।
ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यार, उसी को हम लोग बोल देंगे बीटा सल्फर। बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये लगभग 393 केल्विन के आसपास होता है। ये मैं इसलिए बता दिया कि हो सकता है तुमसे ये भी पूछ दे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर क्या है, ठीक है। तुमको वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, तुमको बस इतना याद रखना है कि बीटा सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट यार अल्फा सल्फर से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है, याद रहेगा ये चीज अब से। Yes, sir. बीटा सल्फर यार सॉल्युबल होगा किसमें, CH2 में, CH2 एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, CH2 एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी इसमें अल्फा सल्फर के बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो अगर सिमिलर मैंने बोल दिया मतलब कि सीधा सा बात है पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। अभी जस्ट मैं तुमको थोड़ा देर पहले बताया, क्या बताया था सर, सर अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा कब, 369 केल्विन पे, है ना। 369 केल्विन पे दोनों क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। जैसे ही तुम अल्फा सल्फर को, ठीक है, क्या करोगे यार, 369 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। Yes, और अगर तुम टेम्परेचर को, ठीक है, अगर तुम टेम्परेचर को क्या करते हो, अगर तुम टेम्परेचर को 369 केल्विन से कम रखते हो ना बेटा, तो फिर अल्फा सल्फर ज्यादा डोमिनेंट फॉर्म रहेगा, बीटा सल्फर कम डोमिनेंट रहेगा। इसलिए सल्फर के लिए ये टेम्परेचर हमेशा याद रखना 369 केल्विन, ये टेम्परेचर जो है इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर सल्फर। ये टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। इस पे बदलाव आता है सल्फर में, इसके नीचे रहोगे तो अल्फा बिलो 369 केल्विन, बिलो 369 केल्विन कौन सा फॉर्म ज्यादा रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो अल्फा फॉर्म इज मोर स्टेबल, अल्फा फॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। और जब तुम अबव 369 केल्विन जाओगे, जब तुम अबव 369 केल्विन जाओगे तो कौन सा फॉर्म फिर ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो तुम बोलोगे बीटा फॉर्म इज मोर स्टेबल। क्लियर है सबको ये चीज, yes, 369 याद रखना, ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं सल्फर के लिए। इसके ऊपर बीटा ज्यादा स्टेबल, बीटा का मतलब मोनोक्लिनिक ज्यादा स्टेबल, और इसके नीचे रोम्बिक ज्यादा स्टेबल, यानी अल्फा फॉर्म ज्यादा स्टेबल। क्लियर है सबको ये चीज, याद रहेगा ये चीज, ठीक है। अब दोनों का दोनों जो सल्फर है, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है, हैज S8, ठीक है, स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर जो था तुम लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, जिसको हम लोग क्राउन या पकड़ शेप बोले थे, पकड़ या क्राउन शेप बोले थे। तो इसका जो स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से होगा, ये हो गया तुम्हारा S, यहाँ पे हो गया यार S, यहाँ पे भी S, यहाँ पे S, यहाँ पे भी फिर यार S, और इसके बाद यहाँ पे S, यहाँ पे भी S, और फिर यार यहाँ पे S और यहाँ पे S। तो एकदम क्राउन शेप, यानी कि क्राउन शेप में ये रहेगा, दोनों का दोनों फॉर्म, क्राउन शेप या पकड़ शेप, इसी को तुम बोल सकते हो S8 का फॉर्म है ये। तो ऐसा नहीं है कि सल्फर सिर्फ S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर का S6 फॉर्म भी पॉसिबल है। और जब ये S6, ठीक है, यानी कि जब ये हेक्सा एटॉमिक फॉर्म में रहेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा यार, चेयर फॉर्म में होगा। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, चेयर फॉर्म में होगा। यानी कि इसका स्ट्रक्चर मैं अगर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। एनसीईआरटी में तो स्ट्रक्चर यार गलत बनाता है हमेशा, चेयर को ऐसा सीधा बना दिया, सीधा चेयर कभी हो ही नहीं सकता है। ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ये सल्फर, ठीक है, यहाँ पे ये सल्फर, फिर ये सल्फर, फिर ये, तो ये हो गया तुम्हारा इसका S6 फॉर्म, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा लगभग इसका S6 फॉर्म। याद रहेगा ये भी चीज, जल्दी बोलो। और जब तुम सल्फर को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे ना, यानी कि मान के चलो कि जब तुमने सल्फर को हीट कर दिया, कब, कितना, मतलब 1000 केल्विन से ऊपर हीट कर दिया, तो फिर सल्फर जो है, याद रखना, सल्फर जो है
sulfur will exist in the dimeric form, in the dimeric, या डाइमेरिक बोलना गलत है, डायटोमिक फॉर्म, ठीक है ना, अरे सॉरी, ठीक है हो गया, in the diatomic form, in the diatomic form, in the diatomic form, in the diatomic form, that is H2 form. यानी कि अगर तुमसे कोई पूछता है कि क्या सल्फर का H2 फॉर्म पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। कब? जब तुम सल्फर को कितना डिग्री पे हीट करोगे, 1000 केल्विन से ऊपर हीट करोगे। और ये जो H2 फॉर्म होगा, इट इज ऑल्सो, ये भी पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ये भी क्या होगा यार, O2 की तरह, ये भी यार पैरामैग्नेटिक होगा। तो पूछ लेगा which of the following form of sulfur will show paramagnetic behavior? H2 form above 1000 केल्विन। याद रहेगा ये क्वेश्चन? ठीक है, नोट करिए इसको। कहां से नोट करना था यार? कि बीटा सल्फर इज प्रिपेयर्ड by melting rhombic sulfur. Beta sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in a china dish and cooling till the crust is formed, full stop. And cooling till the crust is formed, full stop. ये लिख लीजिएगा, मतलब दूसरे लाइन में, after that 2 holes are made in the crust, and the remaining liquid is poured out. After that 2 holes are made in the crust, and remaining liquid are poured out, and the remaining liquid is poured out, full stop. देखो, on removing the crust, needle shaped crystals, of monoclinic sulfur will be obtained. लिख लो यार फटाफट, जल्दी से खत्म करते हैं क्लास, बस हो गया आज के लिए बहुत है।